गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 3 नवंबर और शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहली हमारी खबर है एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स। तो हमारा जो भारत का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है वो हर साल ये रिपोर्ट को जारी करता है, इसलिए कि लास्ट ईयर हमारे देश में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं या फिर उनमें जितनी भी फर्टेलिटीज हुई हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, उसको कंसोलिडेट करके ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है एनुअली। तो अभी वही रिपोर्ट जारी की गई है 2022 के डेटा को लेकर के, तो उसी के बारे में खबर है। हम देखते हैं आगे क्या है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पब्लिश्ड इट्स एनुअली रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। किसके द्वारा निकाली जाती है ये रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। अगर रिपोर्ट को हम लोग देखें तो ये हमारा चार्ट कितने 5 साल का 2022 का देखा जाए तो कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए टोटल? 4.61 लाख। इतने रोड एक्सीडेंट इस साल यानी कि लास्ट ईयर हमारे देश में रजिस्टर किए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उन सबको और इनको आपस में मिला देंगे तो ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश में रोड ट्रांसपोर्ट की। अगर देखा जाए तो इसमें कितनी फैटेलिटीज हुई हैं? 1.68 लाख इसमें फैटेलिटी रेट रहा है। अगर सीवियरिटी रेट की बात की जाए, सीवियरिटी क्या होती है? मान लीजिए इंडिया में 100 रोड एक्सीडेंट्स हुए, उस 100 में से कितने लोग ऐसे थे जिनकी मतलब कितने एक्सीडेंट ऐसे थे जिसमें लोगों की मृत्यु हुई? तो ये कितने एक्सीडेंट ऐसे थे? 36.5। तो ये रेट है हमारे देश में सीवियरिटी रेट रहा है इस साल का। अगर लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 4.12 लाख। इसके मुकाबले इस साल का आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर 2018 की बात करें तो 4.7, 19 की बात करें तो कुछ कम हुआ था 4.56, 2020 में कुछ कोविड का टाइम था तो उस वजह से ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम हो गया था, तो ये आंकड़ा थोड़ा कम आया था 3.72 लाख एंड वापस ये बढ़ करके 4.61 पहुंच गया है। आगे देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इस साल जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले? 11.9%, यानी कि 2021 के मुकाबले 2022 में 11.9% एक्सीडेंट ज़्यादा हुए। अगर इसमें बात करें फैटेलिटी रेट की तो 9.4% की वृद्धि हुई है। छोटी मोटी जो इंजरीज होती है उनमें 15.3% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर मेन कॉज देखा जाए इन एक्सीडेंट्स का तो इस साल का जो मेन कॉज रहा है तो वो रहा है ओवर स्पीडिंग, यानी कि तेज गति में गाड़ी चलाना। इसकी वजह से कितने परसेंट एक्सीडेंट हुए? तो 72% एक्सीडेंट सिर्फ इसकी वजह से हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, लाइक ड्रिंक करके ड्राइव करना या फिर कुछ और कारण नहीं है जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुए हैं। अगर हाईएस्ट शेयर की बात करें तो किस स्टेट का पड़ता है? यूपी का। पूरे भारत में 13.4% एक्सीडेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए। सेकेंड नंबर पे आता है तमिलनाडु 10.6%, नेक्स्ट महाराष्ट्र 9%। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको देख लेते हैं आखिर उनको कौन बनाता है। तो दिस यूनेस्केप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशिया पैसिफिक। ये जो कमीशन है जो कि मेनली एशिया पैसिफिक के लिए बनाया गया है, वही जो है उसका एक है अपार डेटाबेस, यानी कि जो एशिया पैसिफिक में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनका वो एक डेटाबेस तैयार करता है। उन्हीं मानकों के आधार पर जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों की पुलिस अपने अपने राज्यों के रोड एक्सीडेंट्स का डेटा तैयार करके यूनियन को भेजती है। उसके बाद ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है। किसका क्या है ये? अपार, यानी कि एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इसको कौन बनाता है? यूनेस्केप बनाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों की जो स्टेट पुलिस होती है, पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग स्टेट के इन डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं किसके अनुसार? यूनेस्केप के मानकों के अनुसार। नेक्स्ट खबर है
महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कहाँ पड़ती है ये? इम्पोर्टेंट चीज यही होती है इसमें, गोवा में पड़ती है। गोवा की राजधानी क्या है? आई होप आप सभी को पता होगा, पणजी। So recently the Bombay High Court directed to the Goa government to establish a tiger reserve in Mahadevi Wildlife Sanctuary and nearby areas in the time limit of 3 months. तो अगर देखा जाए तो गोवा जो है वो कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा डिवीजन है उसने गोवा गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो जो गोवा में पड़ने वाली महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास का जो एडजॉइनिंग एरियाज है उन सभी को मिला करके एक नए टाइगर रिजर्व का निर्माण करे। कब तक? 3 महीने के अंदर। अगर महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ पड़ती है? नदन गोवा में, यानी कि उत्तरी गोवा में एक गांव पड़ता है वल्पई विलेज, वहां पर ये महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। हो सकता है मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वल्पई विलेज, नदन गोवा। कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है? महादेवी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, जो कि एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेस्टर्न फ्लोइंग का मतलब है कि ये अपना पानी लास्ट में अरेबियन सी में जाकर के गिरा देती है, और उसी नदी के नाम पर इस सेंचुरी का नाम पड़ा है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी नदी यहाँ से बहती है? महादेवी रिवर। अगर यहाँ पर पेड़ पौधों की बात की जाए, यहाँ की फ्लोरा की बात की जाए, तो यहाँ पर डेसीडियस यानी कि पर्णपाती एंड एवरग्रीन दो तरीके के वन पाए जाते हैं। कैसे कैसे? डेसीडियस एंड एवरग्रीन। कुछ एग्जांपल्स हैं अशोका एंड ऑर्चिड। अगर फौना की यहाँ पे जीव जंतु की बात की जाए तो सांभर डियर, स्लोथ डियर, टाइगर ऑब्वियसली, इसलिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। इंडियन गौर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंडियन बाइसन। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी बर्ड स्पीसीज के मामले में भी काफी रिच मानी जाती है। यहाँ पे कई तरीके की बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। इसको बर्ड सेंचुरी भी घोषित किया जा चुका है। कोझिकोडे एंड ग्वालियर, तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को पूरे वर्ल्ड में जो मैनेज करती है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को। तो हर साल वो एक लिस्ट निकालती है, क्रिएटिव सिटीज लिस्ट। इस लिस्ट में वो कोशिश करती है कि ये जो लिस्ट है वो अलग अलग शहरों के लिए 7 कैटेगरी में निकाली जाती है, यानी कि उन 7 कैटेगरी में अगर कोई शहर अच्छा है तो उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जो पूरा कंट्रीज हैं, उनमें आपस में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस साल इसमें किसको शामिल किया गया है? 2 इंडियन सिटीज, ग्वालियर फ्रॉम एमपी एंड कोझिकोडे फ्रॉम केरला, इंक्लूडेड अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क प्रोग्राम। तो टोटल इसमें कितने शहर निकाले गए थे इस साल? इस लिस्ट में 55 सिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें 2 शहर कहाँ से हैं? हमारे इंडिया से। कौन कौन से? ग्वालियर एमपी से और कोझिकोडे केरल से। आगे देखते हैं। यूनेस्को रिलीज इट्स क्रिएटिव सिटीज लिस्ट ऑफ 55 सिटीज ऑन द वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। कब निकाली थी ये रिपोर्ट? 31 अक्टूबर को। उसी दिन क्या होता है? वर्ल्ड सिटीज डे। और एक और डे हमारे इंडिया में मनाया जाता है, वो कौन सा होता है? नेशनल यूनिटी डे। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर ही ये लिस्ट निकाली गई थी। इसमें कितने शहर लिए गए पूरे विश्व भर से? 55 शहर पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड से सिलेक्ट किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इस लिस्ट में 7 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, और उन कैटेगरी में के अनुसार अलग अलग शहरों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम बात करें जो हमारे इंडिया के शहर शामिल किए गए हैं वो किस कैटेगरी में लिए गए हैं, तो अगर देखा जाए तो जो कोझिकोडे है उसको दिया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा। और अगर इस कैटेगरी में बात की जाए तो ये इंडिया की पहला शहर ऐसा बन जाता है जिसको साहित्य के क्षेत्र में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर को शामिल किया गया है म्यूजिक की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो संगीत के बादशाह थे तानसेन जी, उनका जन्मस्थली मानी जाती है क्या? ग्वालियर को। तो इसलिए ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर शामिल किया गया है। और फर्स्ट टाइम कौन शामिल हुआ है इसमें लिटरेचर के तौर पर? कोझिकोडे।
आगे देखते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में। 7 क्रिएटिव फील्ड हैं इसमें। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। फिल्म, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, मीडिया आर्ट। तो इस साल किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए गए इंडिया, किस किस कैटेगरी में शहर जो है वो शामिल किए गए इंडिया से? पहला तो लिटरेचर से कोझिकोडे एंड सेकेंड म्यूजिक की तरफ से ग्वालियर को। इसके अलावा और भी 6 शहर और हैं इंडिया में जिनको इस लिस्ट में पहले ही शामिल किया जा चुका है, और देख लेते हैं वो शहर कौन कौन से हैं। 6 इंडियन सिटीज विच इंक्लूडेड इन UCCN लिस्ट। सबसे पहले इसमें शामिल किया गया था वाराणसी को किस क्षेत्र में? म्यूजिक के लिए 2015 में। देन जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए 2015 में। चेन्नई को म्यूजिक के लिए 2017 में। एंड मुंबई को फिल्म के लिए 2019 में। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान के लिए 2019 में। देन श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए 2021 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और 2 शहर अब शामिल किए गए। तो टोटल इस लिस्ट में कितने शहर हो गए इंडिया के? टोटल 8 शहर हो गए। SSAMU सेट, नाम से ही थोड़ा साइंटिफिक सा नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या खबर है। रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अनाउंस फॉर लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि ये अपना खुद का बनाया हुआ एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसको अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है? तो एक संस्था है इन स्पेस, पूरा नाम देखते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। कौन? इन स्पेस। इसने इसको अप्रूवल दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना सैटेलाइट खुद से बना सकती है। इसको किसके नाम पर नाम रखा गया है सैटेलाइट का? इट इज नेम्ड ऑन AMU's फाउंडर सर सैयद अहमद खान। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सैयद अहमद खान जी, उनके नाम पर सैटेलाइट को नाम दिया गया है, यानी कि सर सैयद अहमद खान AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। इट इज अ नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट बिगिन इन नवंबर 2021 अंडर AMU रोबो क्लब। तो AMU के अंदर एक रोबो क्लब है, उसी ने इसको इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी ली है। और इसके अंतर्गत नैनो सैटेलाइट यानी कि छोटी छोटी सैटेलाइट को बनाया जाएगा। और ये कब स्टार्ट किया गया था? नवंबर 2021 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडी इन इंडियाज पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फॉर इन्हांस्ड फंक्शनैलिटी, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, यानी कि जो भारत की दूर दराज के और जो गरीब जिले हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए इन सैटेलाइट को बनाया जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए और उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, दूसरा मल्टीमीडिया के संचरण के लिए इसको बनाया जा रहा है। टेंटेटिवली प्लान्ड विद इन 6 months इन लियो। तो प्लान किया जा रहा है इसको अगले आने वाले 6 महीने के अंदर लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट कर दिया जाए। अगर बात करी जाए अर्थ के ऑर्बिट के तौर पर तो 3 तरह के ऑर्बिट पाए जाते हैं। पहला लियो, दूसरा मियो एंड तीसरा सबसे जो पृथ्वी की जो कक्षा है उससे सबसे नीचे जो ऑर्बिट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग लियो। इसका नाम भी है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसमें किसको लॉन्च किया जा रहा है? SSAMU सेट को। दूसरा होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये लियो से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। इसके बाद इससे ऊपर मिलता है हमें थियो, यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट। 37,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये हायर अर्थ ऑर्बिट पाया जाता है।
अगली खबर है हमारी, इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फॉर्म। एक लेवेंडर फूल होता है, आई होप आपने इस लेवेंडर के परफ्यूम वगैरह जरूर देखे होंगे, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या है देखते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर लेवेंडर फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड एट चल्ला विलेज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्या मैम इससे पहले इंडिया में लेवेंडर की खेती नहीं होती थी? बिल्कुल, 2018 में इन लेवेंडर को इंडिया में लाया गया। कहाँ से? यूरोप से। तो ये कहाँ का इंडिजीनियस है पौधा? यूरोप का, यानी कि ये इंडिया में नहीं पाया जाता। तो वहां से इसको 2018 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके अंतर्गत? पर्पल रेवोल्यूशन के अंतर्गत, यानी कि बैगनी क्रांति के अंतर्गत, जो कि किसके अंदर था? CSIR अरोमा मिशन इन 2018। इस मिशन के अंतर्गत यूरोप से 2018 में पहली बार लेवेंडर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और जो भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के चल्ला विलेज में। कितना बड़ा है ये फॉर्म? 2 हेक्टेयर का ये फॉर्म है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्म है इंडिया का फर्स्ट एवर, यानी कि भारत का सबसे पहला लेवेंडर फॉर्म है। कहाँ बन रहा है? चल्ला विलेज में। 2 हेक्टेयर का है ये। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस संस्था के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये रहा लेवेंडर फॉर्म। प्रोजेक्ट कुशा। कुशा क्या प्रोजेक्ट देखते हैं। इंडिया एम्स टू बिल्ड इट्स इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बाय द नेम ऑफ कुशा। अभी हम लोग काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं इजराइल हमास वॉर के बारे में, तो उसमें इसी बीच में हमने पढ़ा था एक टेक्निक के बारे में, इजराइल की आयरन डोम। क्या है आखिर ये आयरन डोम? तो ये इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इजराइल के ऊपर जितनी भी मिसाइल वगैरह का अटैक होगा इस आयरन डोम सिस्टम की वजह से वो अटैक काउंटर हो जाता है और इजराइल सेफली बच जाता है। तो उसी थीम पर इंडिया में बन रहा है। इंडिया में भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। उसके अंदर कुछ मिसाइलें बनाई जाएंगी और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट कुशा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ऑब्वियसली ऐसे काम कौन कर सकता है? इंडिया की DRDO। इसका टोटल बजट है 21,700 करोड़। इट इज लाइक इजराइल्स आयरन डोम और देसी S-400। कल ही हमने S-400 के बारे में बात की थी, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है। उसी की तर्ज पर इंडिया में अपना इंडिजीनियस बनाया जा रहा है। क्या? प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत कुछ मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी प्रोजेक्टाइल्स एंड आर्मर इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर जेट एंड ड्रोन्स एट अ लॉन्ग रेंज। तो काफ़ी दूर से आने वाली जो मिसाइल्स होती हैं या फिर जो जासूसी आप कह सकते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट होती है, उन सभी को ये काउंटर कर सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो काफ़ी अपने आप में ये पावरफुल डिफेंस सिस्टम है इंडिया के लिए। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करी जाए इसकी मिसाइलों की, तो इसमें अलग अलग मिसाइलें बनाई जाएंगी और उनकी डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। ये क्या डिस्टेंस होगी? 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर तक से आने वाली मिसाइल्स को ये काउंटर कर पाएंगी। तो प्रोजेक्ट मिशन कुशा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान माइलस्टोन। आखिर किस चीज़ में भूटान ने एक माइलस्टोन, कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो भूटान ने एक काम किया है। भूटान ने उसके जो भूटान में जितने भी गलियों में या फिर आप कह सकते हैं रोड पर घूमने वाले जो वहाँ के स्ट्रे डॉग्स या जिनको बोलते हैं हम लोग आवारा कुत्ते थे, उन सभी को पकड़ पकड़ करके उनको वैक्सीनेट किया है, उनको स्टेरिलाइज यानी कि उनको कीटाणु मुक्त किया है। तो ये ऐसा करने वाला भूटान पूरे विश्व में पहला देश बन गया है जिसने अपने देश के सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के उनको वैक्सीनेटेड किया। तो भूटान हैज बिकम दी वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट इट्स एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। आखिर ऐसा करने की भूटान को क्या जरूरत पड़ी? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा करने से जो एनिमल वेलफेयर का हमारा जो मकसद है वो पूरा होता है, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको वैक्सीनेट करने से उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। दूसरा, उनसे जो इंसानों को खतरा हो सकता था उसको भी हम काउंटर इससे कर पाएंगे।
सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर एनिमल वेलफेयर एंड पब्लिक हेल्थ। मैंने आपको बताया कि इससे पब्लिक हेल्थ और जो एनिमल हेल्थ है दोनों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अंडर द नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट 2009 में ये एक प्रोजेक्ट आया था, उसके अंतर्गत ऐसा भूटान ने किया है और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। इन्वॉल्व्ड एजेंसीज में कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ग्लोबल एनिमल चैरिटी एंड ह्यूमेन्स सोसाइटी इंटरनेशनल, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग HIS। दूसरा तीसरा भूटान गवर्नमेंट है। तो इन तीनों ने मिलकर के इस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया है। कितने स्टेट डॉग्स को इसमें वैक्सीनेट किया गया है? तो लगभग 15,000 स्टेट डॉग्स को इसके अंतर्गत वैक्सीनेटेड किया गया है। तो क्या ऐसे मिशन इंडिया में नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भूटान के मुकाबले इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री बन जाती है और इंडिया में इस तरह से गली गली से हर एक डॉग्स को पकड़कर उनको वैक्सीनेट करना एक काफ़ी मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऑपरेशन शेषा। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड 4th phase of Operation Shesha to curb the illegal trade of timber including red sanders। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री का तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। आखिर क्या हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में ऐसा देखा गया था कि वहाँ पर लकड़ियों की कटाई और मेनली रेड सैंडल्स यानी कि लाल चंदन की कटाई का बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार होता था। तो उस व्यापार को रोकने के लिए एक मिशन लॉन्च हुआ था 2015 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शेषा। उसी का इस बार इन्होंने 4th phase, चौथा फेज लॉन्च किया है। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। इसीलिए ये ऑपरेशन शेषा चर्चा में आ गया है। She launched it in the Global Conference on Cooperation in Information Matters, यानी कि GCCEM की न्यू दिल्ली में अभी मीट चल रही है। उसके दौरान इन्होंने इस ऑपरेशन शेषा का 4th phase लॉन्च किया है। किसकी? GCCEM यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, यानी कि प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया है। अगर ऑपरेशन शेषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की मैंने बात की थी। आंध्र प्रदेश, वहां पर एक पड़ता है शेषाचलम फॉरेस्ट। शेषाचलम फॉरेस्ट जो कि अपने लाल चंदन और चंदन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इसके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, पुष्पा द राइज। आई होप आप सभी ने वो मूवी जरूर देखी होगी। तो उसी शेषाचलम फॉरेस्ट में इलीगल ट्रेड लकड़ियों का और चंदन का, उसको रोकने के लिए ये मिशन, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में। और इसी शेषाचलम फॉरेस्ट के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। क्या? ऑपरेशन शेषा। इसका अब 4th phase लॉन्च हुआ है। कहाँ पड़ता है शेषाचलम फॉरेस्ट? आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बताया। तो ये है आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा इस पूरी जो वीडियो की PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर डेली का डेली शेयर कर सकती हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी इसका एक्सेस ले सकते हैं। तब अब हम लोग कल फिर से मिलते हैं इसी वक्त पर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।